मैं प्रतीक मेहरी, राजस्थान तहसीलदार सेवा से। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2021 में मैंने 96 रैंक प्राप्त करी है तथा राजस्थान तहसीलदार सर्विस अलॉट हुआ था। आज टॉपर्स नोट्स के माध्यम से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन जैसे देखते हैं कि प्री और मेंस दोनों में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेंस में 70 नंबर का वेटेज है साइंस एंड टेक का, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी 4 पार्ट्स आते हैं। और प्री में सिलेबस थोड़ा छोटा है, इसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कम रोल है, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी का मोस्ट ऑफ द रोल है। और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक मिलाकर प्री में आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इन 15 से 20 क्वेश्चनों को भी टारगेट करने की, कि 15 से 20 घंटों में हम जो साइंस एंड टेक है इसका जो पूरा पार्ट है वो कवर करने की कोशिश करेंगे, जो अभी प्री ओरिएंटेड होगा, प्री कम मेंस ओरिएंटेड, जिसमें जो मेंस के सब्जेक्ट है उनको हम मेंस के हिसाब से देख लेंगे तथा प्री वाले सब्जेक्ट को प्री के हिसाब से देख लेंगे। तो इसका डिवीजन देखते हैं। तो ये जो टॉपिक लिखा है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, ये काफी वाइड टॉपिक है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री जो हल्का फुल्का पार्ट है उससे 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जबकि बाकी जो सारे टॉपिक्स है वो डिफाइंड है। तो जो पहला टॉपिक है वो कंप्यूटर तथा आईटी से रिलेटेड है, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। उसमें कंप्यूटर्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। दूसरा टॉपिक है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, रक्षा प्रौद्योगिकी। तीसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट्स, ये पूरा एक टॉपिक है। टेक्नोलॉजी का ही तीसरा टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये तीसरा टॉपिक है। इसके बाद जो पार्ट शुरू होता है वो होता है बायोलॉजी का, जिसमें न्यूट्रिशन एंड फूड, आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आरएच कारक, जिससे आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके बाद जो स्वास्थ्य देखभाल तथा इसी में रोग यानी संक्रामक, असंक्रामक और जूनोटिक्स रोग, ये जो अपन कोरोना पढ़ते हैं जो बोलते हैं कि चमगादड़ से फैला था, वैसा ही कुछ रोग की जूनोटिक रोग। इसके बाद जो पार्ट आता है वो कुछ एनवायरमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमी को मिला के है, जिसमें एनवायरमेंट से एनवायरमेंटल एवं इकोलॉजिकल परिवर्तन व इसके इम्पैक्ट्स, इसके अलावा जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास, ये भी काफी वाइड टॉपिक है, इसको अपन देखेंगे। इसके बाद जो 2 टॉपिक है ये मेनली इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक सर्वे तथा अलग अलग जो राजस्थान में भी डेवलपमेंट है करंट में साइंस के, ये उससे रिलेटेड है। तो साइंस का जो सिलेबस है काफी डाइवर्स है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक साथ 15 से 20 घंटे में समेटने की। जो सभी का सार है, जो सभी का बेस्ट पार्ट है, वो अपन जल्दी से कवर कर लेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं टॉपिक जिसका नाम है रक्त समूह एवं आरएच कारक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रक्त समूह से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते ही हैं। और आरएच प्री का भी ट्रेंड रहा है कि कौन रक्त दे सकता है, कौन रक्त ले सकता है, अलग अलग रक्त से होने वाले रोगों के नाम तथा काफी प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत छोटा टॉपिक है। तो 1 या 2 क्वेश्चन इससे इजीली कवर हो जाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं पहला टॉपिक, रक्त समूह एवं आरएच कारक। तो जैसा कि एक और बात की, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बाइलिंगुअल होगा, उसमें हिंदी भी है और जो टर्म्स है वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दी जाएगी। यहाँ पर मैं बोलूंगा उसमें हिंदी भी है और मैं जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो रिपीट लूंगा, तो ये बाइलिंगुअल दोनों के लिए सपोर्टिव है। तो जो पहला टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप एवं आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। तो देखिए, सबसे पहले ब्लड। तो ब्लड है क्या, तो रक्त क्या है। मैंने इस पीडीएफ को ऐसा बनाया है कि मैंने इसमें मेन हेडिंग डाल दी है। मेन हेडिंग के बाद उसमें जो एक्सप्लेनेशन होगी वो मैं आपको समझाता रहूंगा। तो मेन हेडिंग जो है उससे अपना क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले रक्त क्या है, तो रक्त जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। कि रक्त तरल संयोजी उत्तक है जो कार्य क्या करता है, तो पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को कोशिका में ले जाता है तथा कोशिका से जो अपशिष्ट है तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनको शरीर से बाहर लाता है। तो रक्त क्या हुआ, तरल संयोजी उत्तक हुआ जो पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को कोशिका में ले जाता है तथा कोशिका से अपशिष्ट एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर लाता है। तो ये रक्त की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद रक्त की कुछ विशेषताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है
क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले रक्त का पीएच क्या होता है। पीएच का अर्थ है रक्त अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, यानी एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो रक्त का पीएच 7.4 होता है। और जो पीएच स्केल पे अपन देखते हैं 0 to 7 and 14, 7 to 14 जिनका पीएच होता है वो बेसिक होते हैं, क्षारीय, तथा 0 से 7 के बीच में अम्लीय होते हैं। और जिनका पीएच 7 होता है वो उदासीन होता है, जैसे कि आसुत जल। तो रक्त का पीएच 7.4 है, अतः यह यहां लाई करता है, अतः रक्त जो है वो हल्का सा क्षारीय होता है। इसके बाद रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो रक्त का निर्माण कहां होता है। तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा एवं प्लीहा में। तो एक्चुअली बात क्या है, रक्त का निर्माण नहीं होता, रक्त जिन चीजों से बनता है वो अस्थि मज्जा में बनते हैं। और रक्त बनता है हीमोग्लोबिन और आरबीसी से। मेनली रक्त बनता है आरबीसी से। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं से खून का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण होता है। कैसे होता है, क्या प्रस्तुति, ये अपन आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो स्थान याद रखिएगा कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में तथा प्लीहा में होता है। प्लीहा को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन एंड अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, ठीक है। रक्त की मात्रा, तो एक स्वस्थ आदमी के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है। इसके बाद देखते हैं रक्त के भाग कौन कौन से हैं, यानी रक्त किस रूप में शरीर में रहता है। तो इसके अपन डिवीजन कर सकते हैं। तो रक्त का कुछ जो पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो कुछ जो पार्ट है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। लिक्विड पार्ट को अपन बोल देते हैं प्लाज्मा, तो ठोस पार्ट को अपन बोल देते हैं सेल्स या कार्पसेल्स। जो प्लाज्मा है वो शरीर रक्त का लगभग 55% पार्ट कवर करता है। प्लाज्मा क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ये अपन जस्ट आगे देखेंगे इससे। तो जो सेल्स है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स ध्यान रखिएगा, 3 चीजें आती है जो केशिकाओं में आती है, कोशिकाओं में आती है। वो 45% पार्ट कवर करती है, तथा बाकी जो शेष पार्ट है वो लिक्विड रूप में होता है, वो प्लाज्मा होता है। ये क्या होते हैं सब, ये अपन आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो होप आपको ये पहली पीपीटी समझ में आई होगी कि रक्त क्या है, रक्त की मेन विशेषता क्या है और रक्त को कैसे क्लासिफाई किया गया। पहला जो पार्ट पढ़ना है वो है प्लाज्मा। मैंने बताया था कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा रुधिर का या रक्त का 55% पार्ट है, ठीक है। और इस 55% में भी, यानी जो प्लाज्मा 55% है, इसमें भी लगभग 92% पार्ट लिक्विड या जल के रूप में होता है, जल के रूप में होता है। मतलब 8 से 10% पार्ट है उसमें प्रोटीन या कार्बनिक लवण पाए जाते हैं। प्रोटीन, कार्बनिक या कुछ अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। तो रुधिर के जो 55% भाग में प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में भी 92% तो जल ही है, उसमें पानी ही है, यानी जेली की फॉर्म में होता है। इसमें पानी में कुछ प्रोटीन, कार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण घुले हुए होते हैं। तो देखिए प्लाज्मा की मैंने सारणी दी हुई है, इसमें क्या क्या शामिल है। तो देखिए प्लाज्मा में दिया है जल की मात्रा जो है वो लगभग 90% है। और जल काम क्या करता है, रुधिर दाब एवं आयतन का नियमन करता है, यानी रक्त कितना होना चाहिए, उसका दाब कितना होना चाहिए, रक्त का परिवहन किस तरह से होना चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में ये मेंटेन करता है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, इसमें जो मुख्य रूप से हैं, जिसमें कार्बनिक पदार्थ मतलब जिनमें कार्बन होती है, तो इनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसमें कुछ प्रोटीन है, जैसे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या काम आते हैं ये अपन जस्ट आगे देखेंगे। इसके अलावा ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, ग्लिसरॉल वसी अम्ल होते हैं, हार्मोन्स और कुछ एंजाइम्स होते हैं, और यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं। इन सब के क्या काम है ये यहाँ लिखे हुए हैं। तो मेनली जो और कुछ अकार्बनिक पदार्थ हैं उनमें है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और बहुत सारे आयंस अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग चीजों का नियमन करते हैं, कोई ब्लड प्रेशर का नियमन करता है, कोई हार्ट का नियमन करता है। तो इनके अकार्बनिक पदार्थों के अलग अलग काम हैं। जो अपन बोलते हैं शरीर में लवणों की आवश्यकता है, वो यही लवण है।
अब कार्बनिक पदार्थ में मैंने जब बताया था कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, इनको खास ध्यान रखिएगा। तो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वो जो काम करता है वो है परासरण दाब उत्पन्न करना। परासरण दाब का मतलब है कि रक्त किस दिशा में प्रवाहित होगा, रक्त कैसे प्रवाहित होगा, उस दिशा का कंट्रोल कौन करता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। इसकी जब कभी कभी कमी हो जाती है, ध्यान रखिएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन मैक्सिमम रूप में पाया जाता है, और एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी से शरीर में सूजन आ जाती है, उस रोग को बोलते हैं ओडेमा या इडेमा रोग। इसके अलावा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है ये क्या करता है, तो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यानी रक्त रोगों से प्रतिरक्षा का काम कौन करता है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन। इसके अलावा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है वो मेनली रक्त के थक्के बनाने का काम करते हैं। जब कभी भी चोट लगती है तो रक्त का थक्का बनता है, उस थक्के का काम कौन करता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन करते हैं। ये कैसे काम करते हैं, रक्त का थक्का कैसे बनता है, बहुत अच्छी प्रोसेस है, इसको अपन आगे देखेंगे। इसके अलावा जो बेसिक है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सारे पोषक पदार्थ हैं जो शरीर सेल्स में जाके वहां एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है। और यूरिक एसिड जो है वो अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारे जो काम है ये प्लाज्मा और प्लाज्मा में जो जल है उनके काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अपन ने देखा था जी, जो अपन ने देखा था कि रक्त के दो पार्ट किए थे अपन ने, लिक्विड मीन्स प्लाज्मा एंड सॉलिड मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इसमें जो पहला पार्ट है आरबीसी, उसके बारे में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आरबीसी, इसको ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग पॉइंट से एक एक फैक्ट बनने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले आरबीसी, तो रक्त का जो सॉलिड पार्ट है उसका जो मेन पार्ट है वो है आरबीसी, जो 99% पार्ट कवर करता है। लगभग 90 से 99% पार्ट रक्त का जो सॉलिड भाग में कवर करते हैं वो है आरबीसी, तथा शेष 1 से 10% भाग में रहती है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी का जो मुख्य घटक है, मुख्य घटक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीसी का जो मुख्य घटक है वो है हीमोग्लोबिन, इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही वो वर्णक है जो आरबीसी का निर्माण करता है तथा रक्त के परिवहन का कार्य करता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन एक तरह से मान लीजिए हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है जो क्या करती है, ऑक्सीजन यानी O2 का परिवहन करती है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो शरीर में अपन नाक के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं ये इस हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ती है तथा हीमोग्लोबिन इस रक्त का परिवहन आगे कोशिकाओं में करता है, तथा यही ऑक्सीजन आगे जाकर सेल्स में, यानी कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन ले आता है तथा ग्लूकोज जो पाचन एंजाइम्स लाते हैं, ये दोनों मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये अपन आहार वाले चैप्टर में और डिटेल देख लेंगे। तो हीमोग्लोबिन का जो मेन काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और हीमोग्लोबिन हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा 4 ऑक्सीजन परमाणुओं को ले जाता है, यानी 5 सीटर गाड़ी है। हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ हमेशा जुड़ता है तथा इसका परिवहन करता है, ठीक है। ये जिस फॉर्म में परिवहन करता है इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसका कलर होता है लाल। तो याद रखिएगा ब्लड का कलर लाल नहीं होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर ब्लड का कलर जब अपने को बाहर निकलता तो रेड कलर का दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन जैसे कि मान गए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है आरबीसी की। जितना हीमोग्लोबिन होगा शरीर में उतना आरबीसी का निर्माण होगा, और जितनी आरबीसी होगी, क्योंकि ब्लड का 99% पार्ट अगर आरबीसी है तो जितनी आरबीसी होगी उतना ही शरीर में ब्लड का निर्माण होगा। तो हीमोग्लोबिन से आरबीसी जुड़ा हुआ है तथा आरबीसी से पूरा ब्लड जुड़ा हुआ है। और हीमोग्लोबिन जो मिलता है वो मेनली होता है आयरन फूड्स से, इसीलिए हमें आयरन फूड्स खाने की सलाह दी जाती है कि जितना आप आयरन फूड्स खाएंगे उतना हीमोग्लोबिन बनेगा, उतना आरबीसी बनेगा तथा उतना ही ब्लड बनेगा। जब जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तथा अनेक तरह के रोग हो जाते हैं, जिसको हम मेनली संबोधित करते हैं एनीमिया के नाम से, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे, या आयरन की कमी से, आयरन यानी Fe, जब शरीर में आयरन की कमी होती है
जो अमूमन महिलाओं में देखा जाता है कि आयरन की कमी होने से क्या होता है, उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन कम होने से आरबीसी कम हो जाती है, तथा आरबीसी कम होने से जो ब्लड है वो शरीर में कम हो जाता है, और ब्लड कम होने को डिजीज को अपन बोल देते हैं एनीमिया। तो समझे कैसे होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, आरबीसी किस तरह की दिखती है। तो मैं नेक्स्ट पेज बताता हूँ। यस, जो आरबीसी का शेप है वो कुछ इस तरह होता है। आरबीसी गोल शेप्ड में होती है, तथा इसे कहते हैं कि बायकॉन्केव, यानी उभय अवतल बोलते हैं इसे, उभय अवतल। यानी ये इस तरह से भी धसी हुई होती है और पीछे की साइड से देखेंगे तो भी चिपकी हुई होती है। यानी एक गोल को अगर आप बीच से दबा देंगे, वो जो शेप बनती है वो आरबीसी की शेप होती है। आरबीसी की संख्या, और आरबीसी में ध्यान रखिएगा केंद्रक नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा बाइकॉन्केव होती है तथा केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होने का कारण ये है ताकि ये अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को समेट के रख सके। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही ब्लड के लिए ब्लड ज्यादा होगा, और ब्लड के लिए काफी अच्छी चीज है ये, इसलिए इसमें केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 4.5 से 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। ये संख्या याद रखिएगा, आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, 4.5 से 5.5 मिलियन। मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मिलियन पर एमएम क्यूब ये आरबीसी की मात्रा है, ठीक है। आयु यानी आरबीसी कितने दिन तक जीवित रह सकती है। एक्चुअली दो अंतर होते हैं सेल्स और कार्पसल्स में। सेल्स डिवीजन करती है तथा नई नई सेल्स बनाती रहती है, जबकि कार्पसल्स होते हैं वो उनकी डेथ होती है तथा उनकी जगह नई कार्पसल्स आती है, इसलिए इसे आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। तो आरबीसी की जो आयु है वो 120 दिन होती है। आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहती है। इसके अलावा आरबीसी कार्य क्या है, जो मैंने बताया, रक्त के परिवहन का कार्य करती है, परिवहन प्लस इसको कलर देने का कार्य कौन करते हैं, तो आरबीसी ही देती है, रेड ब्लड कार्पसल्स। संख्या मैंने आपको बताई थी 4.5 या 5.5 से 6.5 मिलियन पर एमएम क्यूब। वो जो संख्या बताई थी वो महिलाओं में थी 4.5 से 5.5, तथा पुरुषों में कुछ अधिक होती है, ठीक है। ये मेल में है और ये फीमेल में है। इसके अलावा जो इसका निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है बोन मेरो में, यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अस्थि मज्जा को अपन ध्यान से देखेंगे तो अस्थि मज्जा कुछ इस शेप की होती है। ये जो पार्ट होता है वो रेड बोन मेरो कहलाता है, ये भी रेड बोन मेरो, तो बीच वाला पार्ट कहलाता है येलो बोन मेरो, येलो। तो ध्यान रखिएगा निर्माण जो होता है वो बोन मेरो में होता है। बोन मेरो भी कौन सी, रेड बोन मेरो में, तथा इसका जो कलेक्शन होता है वो कहाँ होता है, तो येलो बोन मेरो में। थोड़ी डीप चीज थी लेकिन पता होनी चाहिए कभी आ जाए तो। इसके अलावा इनकी समाप्ति कहाँ होती है, जब 120 दिन बाद अगर ये समाप्त होती है लगभग, तो इनकी समाप्ति होती है प्लीहा में, यानी स्प्लीन में। ये मैं शुरू में बताया था कि निर्माण और समाप्ति कहाँ होती है, तो बोन मेरो में इनका निर्माण तथा समाप्ति इनकी प्लीहा में होती है। एनीमिया को मैंने समझा चुका हूं मैं कि एनीमिया आयरन की कमी के कारण जो ब्लड की कमी होती है उसको एनीमिया कहते हैं, वो महिलाओं में अधिकतर ज्यादा देखा जाता है ये। इसके अलावा एक टर्म है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये टर्म है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये क्या है, तो देखिए ये क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। शॉर्ट फॉर्म लिखिए आप समझ जाइएगा, और इसको इंग्लिश में याद रखिएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम। कभी कभी क्या होता है, जब किसी एरिया में या ब्लड में नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा या अधिक हो जाती है, तब क्या होता है, मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन का जो मेन तत्व है आयरन है, यानी फेरस है, और जो ये ट्रैवल करता है ये Fe2+ के रूप में करता है, यानी फेरस शरीर में Fe2+ के रूप में होता है। लेकिन जब नाइट्रेट की अधिकता होती है तो ये Fe2+ Fe3+ बन जाता है, Fe2+ Fe3+ बन जाता है। तथा जो हीमोग्लोबिन होता है वो उसका नाम हो जाता है मेथ हीमोग्लोबिन। और ये प्रॉपर रूप से शरीर में ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता। इससे क्या होता है, शरीर जो ब्लड रेड होता है और जो Fe3+ होता है वो शरीर रक्त की सप्लाई नहीं कर पाता, तो शरीर
ब्लू कलर का होना शुरू होता है, यानी रक्त ब्लू कलर का होना शुरू होता है, और ये बच्चों में अधिक होता है, इसलिए इसे रोग को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो कीवर्ड याद रखिए, कुछ नहीं है, नाइट्रेट की मात्रा की अधिकता के कारण जो रोग होता है वो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। उसमें जो फेरस है वो Fe3+ के रूप में या मेथ हीमोग्लोबिन के रूप में बदल जाता है। ठीक है, चलिए आरबीसी का पूरा ही क्लियर है, बहुत अच्छी चीज है आरबीसी। 99% भाग, हीमोग्लोबिन वर्णक अपने पढ़ लिया है, केंद्रक विहीन होती है, आयु इनकी पढ़ ली है, कार्य देख लिए हैं, संख्या देख ली है, निर्माण कहाँ होता है, समाप्ति कहाँ है, तो एनीमिया ऑफ ब्लू बी सिंड्रोम क्या होते हैं, सारी चीज देख चुके हैं। तो आरबीसी बहुत विस्तार से कवर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट आती है दूसरी सेल WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका। मैंने कणिका और कोशिकाओं में अंतर बताया है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिकाओं का काम क्या है, तो इनका काम है रोग प्रतिरक्षा का। ये क्या करती है, रोगों से प्रतिरक्षा करती है, यानी इनका एक और नाम है WBC का, फेगोसाइट्स। इनको बोलते हैं फेगोसाइट, साइट यानी कोशिका, फेगो यानी बाहर के आने वाले जीवाणु। तो ये बाहर के आने वाले जीवाणु का नाश करती है, इसलिए इसको बोलते हैं फेगोसाइट, क्योंकि बाहर जितने भी बैक्टीरिया वायरस उनको आते हैं उनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फेगस। तो फेगस का नाश करती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन फेगोसाइट्स। तो क्या काम करती है, रोग प्रतिरक्षा काम करती है। और कैसे करती है, तो शरीर में एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। तो WBC शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है और उससे अपने रोगों की प्रतिरक्षा होती है। बाहर से आने वाली जितनी भी रोगाणु, विषाणु, कवक जितने भी होते हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडी शरीर में उत्पन्न करती है और ये एंटीबॉडी उन्हें मार गिराती है। WBC के बहुत सारे प्रकार हैं, वो अपन आगे देखते हैं। WBC की संख्या जो होती है वो होती है 4 से 11 के, यानी 4 से 11,000 पर mm3, यानी 1 mm3 की जगह में 4 से 11,000 तक WBC हो सकती है। जितने अब अपन जब भी रोग देखते हैं, हमारे शरीर में कोई भी रोग आएगा, WBC अपनी संख्या बढ़ाएगी। WBC की संख्या बढ़ती है हमेशा, क्योंकि शरीर को प्रतिरक्षा की जरूरत होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, 2 रोग ऐसे हैं, कौन कौन से, एड्स एंड टाइफॉइड। एड्स एंड टाइफॉइड में क्या होता है, WBC की मात्रा एकदम से गिर जाती है। WBC की मात्रा गिरती है, इससे क्या होता है, शरीर की प्रतिरक्षा बहुत कमजोर हो जाती है। इसीलिए एड्स और टाइफॉइड में व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, क्योंकि WBC की मात्रा बहुत कम हो जाती है। चलिए अगली बात देखते हैं, WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो वही बोन मेरो में WBC का निर्माण होता है। तथा इनका परिपक्वन कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा 2 तरह की WBC है। इनको देखिएगा कि एक, चलिए मैं आगे बताता हूँ इस चीज को। पहले देखिए WBC के प्रकार क्या हैं। तो WBC 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युल यानी कणिकामय, और ये अकणिकामय। अर्थात इनमें जो है वो केंद्रक पाया जाता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता, इनमें केंद्रक पाया जाता है। जो कणिकामय वो 3 तरह की होती है, कौन कौन सी, एसिडोफिल, बेसोफिल। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझना जरूरी है क्या प्रकार है। एक होती है न्यूट्रोफिल, और जो अकणिकामय है ये 2 तरह की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। बस यही लिम्फोसाइट बताने के लिए इतना बताया गया था कि जो लिम्फोसाइट है वो क्या काम करती है। इनके इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोसाइट, बेसोफिल और एसिडोफिल। इन तीनों में केंद्रक होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे बड़ी जो WBC है वो कौन सी होती है, तो जो मोनोसाइट होती है सबसे बड़ी WBC है। तथा जो लिम्फोसाइट्स है ये प्रतिरक्षा में बहुत ही ज्यादा रोल निभाती है। तो लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा में सबसे बड़ा रोल निभाती है, सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है। तो लिम्फोसाइट के 2 प्रकार होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये बताने के लिए मैंने इतना बताया था कि 2 तरह की लिम्फोसाइट्स है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है,
ठीक है, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। इनके केवल नाम के आधार पर इनका वर्गीकरण है, तो ध्यान रखिएगा बी जो लिम्फोसाइट्स है उनका निर्माण बोन मेरो में होता है तथा परिपक्वन भी वहीं हो जाता है बोन मेरो में ही, जबकि जो टी लिम्फोसाइट्स है उनका निर्माण बोन मेरो में होता है, जबकि इनका परिपक्वन जो है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। ठीक है, इसीलिए इसे बी और टी के नाम से संबोधित किया जाता है। दोनों का काम एक ही है, रोग प्रतिरक्षा करना। चलिए अगली बात देखते हैं कि कमी की बात मैंने बता ही दी आपको कि दो रोग में ये कम हो जाती है, बाकी अमूमन ये बढ़ती है क्योंकि रोग प्रतिरक्षा के लिए इनका बढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये WBC के बारे में अपन मोटा मोटा देख चुके हैं। इतना ही इंपॉर्टेंट WBC के बारे में, इतने से काम बन जाता है प्री और मेंस दोनों में ही। अगली जो चीज है वो अपन देखते हैं प्लेटलेट्स। अगली जो चीज है वो अपन देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का एक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो का मतलब थक्का, साइट्स का मतलब कोशिका। नाम से स्पष्ट है प्लेटलेट्स का काम क्या होगा। प्लेटलेट्स का काम है रक्त का थक्का बनाना, यानी जब चोट लगती है, जब ब्लीडिंग हो रही होती है, कोई सेल है और अगर यहाँ से इसका ब्लड निकल रहा है बहुत ज्यादा, तो यहाँ एक रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, तो ये काम करता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स थक्का बनाने का काम कर देता है। तो यहां से जो ब्लीडिंग आ रही है वो ब्लीडिंग रुक जाती है और वापस से जो सर्कल है रक्त का वो कंटिन्यू होता है। तो थक्का कैसे बनता है उसकी प्रोसेस भी अपन देख सकते हैं, मेंस में या प्री में पूछी जा सकती है, उसमें कौन कौन से प्रोटीन काम आते हैं। तो अपन आगे इसके बारे में, थक्के के बारे में पूरा देखेंगे। इसके अलावा प्लेटलेट्स की संख्या देख लीजिए कितनी है, तो वो मैंने बताई थी 4.5 या 5.5 से 6.5 मिलियन के आसपास आरबीसी की संख्या है, 4 से 11,000 के आसपास WBC की संख्या है। इनकी जो संख्या वो है 1.5 से 4.5 लाख पर mm3। तो तीनों की संख्या कंपेयर में याद रखिएगा, सबसे ज्यादा आरबीसी है, मिलियंस में है, फिर ये दोनों है। इसलिए मैंने बताया था 99% आरबीसी तथा 1% बाकी सारा रक्त का भाग है। अगला देखिएगा कि यह भी केंद्रक विहीन होती है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता था, WBC की दो तरह की होती थी, किसी में केंद्रक था किसी में नहीं था। प्लेटलेट्स केंद्रक विहीन होती है। प्लेटलेट्स का कार्य मैंने बता दिया है, रक्त का थक्का बनवाना। कैसे बनवाते हैं प्रोसेस अपन आगे देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त, रक्त की परिभाषा देखी थी कि रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है जो ऑक्सीजन और जो आवश्यक पदार्थों को कोशिका में पहुंचाता है तथा वहां से अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालता है। तो रक्त के कार्य जो अपन ने आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इनके जो कार्य देखे हैं, तो ये सारे रक्त के पार्ट हैं, तो अमूमन वही सारे रक्त के कार्य होंगे। तो मेंस में पूछा जा सकता है 2 नंबर 5 नंबर में, तथा प्री में पूछा सकता है कि निम्न में से रक्त के कार्य कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। तो आप देख लीजिएगा, रक्त का जो पहला काम है वो है वातावरण और उत्तकों के मध्य गैसीय विनिमय करना, यानी गैसेस का एक्सचेंज करना, जो CO2 और O2 के रूप में करता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा CO2 रक्त में विलीन अवस्था में गमन करती है तथा O2 हीमोग्लोबिन के साथ परिवहन करती है, जो 5 सीटर गाड़ी थी। इसके अलावा पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन करवाता है, डेफिनेशन में लिखा हुआ था। शरीर का पीएच कंट्रोल करने का कार्य करती है। रक्त का खुद का पीएच मैंने बताया था 7.4 है, तथा शरीर का पीएच कंट्रोल करती है जल के माध्यम से और खुद के माध्यम से। शरीर का ताप नियंत्रण करती है, क्योंकि इसमें WBC होती है। WBC जब रोगाणु को मारती है तब शरीर को थोड़ा सा गर्म कर देती है। क्या कर देती है, शरीर को थोड़ा सा गर्म कर देती है। तो अब देखा होगा कभी जब बीमार होते हैं शरीर इसलिए गर्म होता है कि वो जो बाहर से रोगाणु है उन पर रिएक्शन हो रहा होता है शरीर का, तो शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है। वो रक्त ही करता है कि शरीर का ताप नियंत्रण करता है। इसके अलावा जब कभी गर्मी हो रही होती है तो शरीर एकदम पसीना छोड़ता है, जिससे शरीर कूलिंग करता है। तो वो सारे रक्त का ही काम है कि वो ताप नियंत्रण करता है। इसके अलावा प्रतिरक्षण के कार्य को संपादित करना, जो WBC के रूप में करता है। उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना, ये मैंने बताया था, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जिसमें CO2, यूरिया, इन सबको बाहर निकलवाता है। हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुसार परिवहन करना। हार्मोन्स वे होते हैं जो रक्त में घुलकर आगे परिवहन करते हैं। हार्मोन्स में अपन जब शरीर वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारे हार्मोन्स देखेंगे, वो कैसे कैसे परिवहन करते हैं वो अपन देखेंगे। जिसमें जो मेन जो हार्मोन्स हैं उसमें है कि थाइमस, जो अलग अलग ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है, जो थाइमस ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से या एड्रिनलिन ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कैसे रक्त में प्रवाहित होते हैं, वो अपन जो बॉडी वाला चैप्टर उसमें देखेंगे।
चोट की मरम्मत एवं रुधिर का थक्का बनाना जो प्लेटलेट के रूप में काम है, तथा अतिरिक्त जल को वृक्कों तक पहुंचाना तथा उसका संतुलन सुनिश्चित करना। यानी वही जो परासरणी संतुलन बताया था वो सारे रक्त के काम है। और परासरण की कमी से जो रोग हो रहा था उसका नाम था ओडेमा, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी से हो रहा था। तो मेनली जो रक्त के काम है ये प्री मेंस दोनों में पूछे जा सकते हैं तथा अपन इस फॉर्म में आराम से बना के लिख सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। अब जो मैं टॉपिक बता रहा था रक्त स्कंदन, यानी कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट को समझना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के नाम दिए हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं कि किस किस रूप में ब्लड क्लॉट होता है। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ कि ब्लड क्लॉट होता क्या है और होता कैसे है। ये मैंने पीपीटी बना रखी है, इससे आप समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये क्या है देखिए, ये है ब्लड क्लॉट या ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक तत्व। यानी ये जब सब मिलेंगे या ये शरीर में जब होंगे तभी ब्लड क्लॉट बनेगा। इनमें से किसी की भी कमी हुई तो ब्लड क्लॉट बनने में दिक्कत आ जाएगी। और ब्लड क्लॉट नहीं बनने का मतलब शरीर से अनवरत रक्त का प्रवाह बाहर होता रहेगा और वो शरीर को बहुत हद तक नुकसान कर सकता है। तो चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले क्या क्या आवश्यक तत्व है। तो ब्लड में प्लेटलेट्स होनी चाहिए। जब शरीर में प्लेटलेट्स होगी तो वो रक्त का थक्का बनाने का काम करेगी। दो जो प्रोटीन अपने शुरू में देखे थे, जो प्लाज्मा प्रोटीन से मैंने बताया था, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये याद रखिएगा, ये प्लाज्मा में होते हैं तथा रक्त के थक्के के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो फैक्टर अपन देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम क्या काम आता है रक्त के थक्के में, ये अपन ऊपर वाली पीपीटी से देखेंगे। विटामिन के, जो खाने के साथ अपन विटामिन के लेते हैं, ये विटामिन के रक्त के थक्के बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शरीर में विटामिन के भी भरपूर होना चाहिए। तो एक जो फैक्टर है उसको बोलते हैं BCF8, यानी ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर 8, BCF8। ये भी एक रक्त स्कंदन कारक यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। जब ये सारी चीजें होंगी तो ब्लड क्लॉट परफेक्ट बनेगा। बाकी कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी ब्लड क्लॉट बनने में, और इनसे अलग अलग तरह के रोग होते हैं, वो अपन आगे देख लेंगे। तो चलिए मैं प्रोसेस बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट में प्रोसेस बता देते हैं, ज्यादा रटने वाली जरूरत नहीं है, समझेंगे तो प्री का क्वेश्चन तो सोल्व हो ही जाएगा। और मेंस में पूरा प्रोसेस 5 नंबर में पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां भी रक्त टॉपिक अपना कोर्स में है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ब्लड क्लॉट का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमारे शरीर में होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। चलिए जैसे ही शरीर में इंजरी होती है, शरीर में जैसे ही इंजरी होती है, अपना मस्तिष्क ब्लड को संदेश भेजता है कि इंजरी हो चुकी है। तो ब्लड क्या करता है, जो प्रोथ्रोम्बिन है अपने शरीर में, जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है उसको तुरंत थ्रोम्बिन प्रोटीन में बदल देता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। ये संदेश कौन भेजता है, मस्तिष्क संदेश भेजता है कि चोट लग चुकी है। जहां रक्त प्रवाह हो रहा है वहां प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है, तो ये थ्रोम्बिन प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन है, जो मैंने बताया दूसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, इसको बदलता है फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन को बदलता है फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है प्लाज्मा में था, यानी रक्त में घुलनशील था। ये जैसे ही थ्रोम्बिन के थ्रू फाइब्रिन में बदलता है, ये फाइब्रिन पहले तो रक्त में अघुलनशील होता है, प्लस इसका शेप होता है रेशे जैसा। अतः यहाँ जहां चोट लगती है, अगर ये अंग है और यहाँ चोट लगी है, तो ये ऐसा रेशों के रूप में यहाँ जमा होने लग जाता है। यानी ब्लड को थोड़ा थोड़ा बाधा उत्पन्न करता है, ब्लड को बाहर निकलने से रोकता है। यानी अगर यहाँ ब्लड निकल रहा है तो ये ब्लड को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर देता है। चलिए अब क्या हुआ, तो सबसे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदला, थ्रोम्बिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला, तो ये रेशे अघुलनशील हो गए। लेकिन रेशे जमे हैं लेकिन पूरा ही गैप नहीं हुआ है। तो यहाँ काम आता है एक फैक्टर जिसको बोलते हैं अपन कैल्शियम। जो बताया था कि कैल्शियम क्या काम आता है, तो कैल्शियम ध्यान रखिएगा, ये जो रेशे हैं इनको जो कनेक्ट करने का काम करता है। इसका और कलर में बताता हूँ कि ये ब्लैक कलर में ले लेते हैं। इन रेशे को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन करता है, तो कैल्शियम फैक्टर इसमें काम करता है। वो इन सारे फैक्टर्स को बांध के रखता है। ठीक है, तो कैल्शियम का काम यहाँ हो गया। अब ये जो फाइब्रिन है इनका डिपोजिशन होता है, यहाँ पे रक्त स्कंदन होता है, और ये मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ इस शेप का एक आकृति बनाते हैं। इसमें क्या है, ये जो रेशे हैं ये फाइब्रिन है,
ये जो है ये प्लेटलेट्स हैं तथा इनको जो कनेक्ट करता है इन दोनों को वो है कैल्शियम। अतः कैल्शियम, प्लेटलेट्स तथा ये जो फाइब्रिन है ये मिलाकर ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जो स्किन उत्तकों के बीच में इस तरह से बंध जाता है पूरा, तथा यहां से रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो ये पूरी जो है ये ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस है। तो ये जो संरचना है इसका एक नाम है, उसे बोलते हैं प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट प्लग इसका नाम है, या आप याद रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अतः आपको समझ में आया होगा कि ये सारे फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट हैं। आप पूछते होंगे कि BCF8 उसका नाम नहीं आया, अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो देखिए अपन ने देखा था प्लेटलेट्स थक्का बना रही थी, कैल्शियम उनको जोड़ रही थी, फाइब्रिन बदल रहा था, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बदल रहा था, और विटामिन के इसके लिए जरूरी है। BCF8 इसलिए जरूरी है कि अगर ये नहीं होगा शरीर में तो ब्लड रुकना बंद नहीं होगा, ब्लड रुकेगा नहीं, और जब ब्लड रुकेगा नहीं तो इसका कंटिन्यूअसली ब्लड लॉस होता रहेगा शरीर में। ठीक है, तो इसलिए इसको एक डिजीज का नाम देते हैं, BCF8 की कमी को उसे कहते हैं रॉयल डिजीज। कि जब ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर 8 नहीं होगा तो शरीर से कंटिन्यू ही खून बहता रहेगा, शरीर से खून बहना रुकेगा नहीं, और सबसे पहले रॉयल फैमिली में देखा गया था, इसलिए इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। ठीक है, तो BCF8 से जो डिजीज होती है उसका नाम है रॉयल डिजीज, या इसी रॉयल डिजीज को एक नाम देते हैं हीमोफीलिया। तो बहुत सारे रोग साथ में कवर करते चल रहे हैं अपन रक्त के, जिसमें अपन ने ओडेमा कर लिया था, ब्लू बेबी सिंड्रोम कर लिया था जो नाइट्रेट के कारण हो रहा था, और तीसरा अपन ने जो कवर किया वो हीमोफीलिया है, रॉयल डिजीज, जो BCF8 की कमी के कारण होता है। कैसे होता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस BCF8 की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त के कार्य अपन ने देख लिए थे, ब्लड क्लोटिंग पूरा अपन ने देख लिया था। इसके बाद जो टॉपिक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, रक्त समूह। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है क्योंकि पूरा समझाने वाला टॉपिक है। तो रक्त समूह क्या होता है, जो अपन कभी पढ़ते हैं कि हाँ मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, किसी का AB नेगेटिव है, किसी का B पॉजिटिव है, तो ये क्या है O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, B नेगेटिव, कैसे आते हैं, तो रक्त समूह कैसे डिसाइड करते हैं। इसके बाद जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो रक्तदान, कि जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो किससे रक्त ले सकते हैं, किससे रक्त ले सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा जो आजकल ट्रेंड आया है टॉपिक का वो आया है रक्त समूह की वंशागति। यानी ऐसा पूछ लेते हैं कि अगर मदर का फला फला कोई O ब्लड ग्रुप है या O प्लस है, फादर का AB है या AB नेगेटिव कुछ है, तो बच्चे में क्या होगा, व्हाट विल बी इन द बेबी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आजकल नया ट्रेंड आया है तो इसको पता होना चाहिए। और लास्ट जो अपन देखेंगे वो देखेंगे RH फैक्टर क्या होता है। चलिए अपन पहले टॉपिक पे चलते हैं अपने। पहला जो टॉपिक है वो है रक्त समूह। तो रक्त समूह क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा इफेक्ट है, लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने खोज की थी रक्त समूह की 1901 में, प्रीम इफेक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, और लैंड स्टीनर के साथ जब विनर एक और वैज्ञानिक मिलेंगे तो इन दोनों ने मिलकर खोज की थी RH फैक्टर की, वो 1940-30 के आसपास, 30-40 के आसपास की थी, वो अपन आगे देखेंगे। तो रक्त समूह होता क्या है और कैसे डिसाइड होता है, तो देखिए सबसे पहले रक्त समूह कैसा होता है, कैसे डिसाइड करते हैं अपन। तो सबसे पहले देखिए ये मैंने बनाया है, इसको रेड कलर में बना देते हैं क्योंकि RBC है, एक रेड कलर की RBC है। इस RBC पर एक प्रोटीन की संरचना निकली हुई होती है, इस RBC पर एक प्रोटीन की संरचना निकली हुई होती है। इसी प्रोटीन की संरचना को अपन नाम देते हैं एंटीजन। इस प्रोटीन की संरचना को क्या नाम देते हैं अपन, एंटीजन, एंटीजन। और इसी एंटीजन से डिसाइड होता है ब्लड ग्रुप। कैसे डिसाइड हो जाएगा, तो देखिए ये एंटीजन 4 प्रकार का हो सकता है। जब शुरुआती तौर पर लैंड स्टीनर ने सर्च किया था तो उसने देखा था कि ये जो एंटीजन आ रहा है RBC पर, ये 2-3 तरह का आ रहा है। यानी एक एंटीजन उसने देखा था, उसको उसने नाम दिया A तरह का एंटीजन, फिर उसने एक और एंटीजन देखा था, उसको नाम दिया इसने B तरह का एंटीजन। किसी किसी भाग्यवान पर दोनों ही विद्यमान थे तो उसने उसको नाम दिया AB तरह का एंटीजन है।
एंड बी दोनों तरह के ही एंटीजन विद्यमान थे, और किसी किसी दुर्भाग्यशाली के बस में एक भी नहीं था, बस केवल आरबीसी थी। तो वहां न तो ए था ना बी था, तो उसने उसको नाम दिया जीरो एंटीजन, जिसको अपन बोलते हैं ओ एंटीजन। जीरो एंटीजन या ओ एंटीजन, यानी उसके शरीर पर एंटीजन कोई था ही नहीं। एंटीजन मतलब आरबीसी पर पाई जाने वाली एक प्रोटीन की संरचना। अब देखिए, जिनके शरीर पर ए एंटीजन पाया गया, एंटीजन को मैं शॉर्ट में ए जी लिख रहा हूं, जिनके आरबीसी पर ए तरह का प्रोटीन पाया गया, ए तरह का एंटीजन पाया गया, उनका जो ब्लड ग्रुप हुआ, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह हुआ, वो हुआ ए ब्लड ग्रुप। सीधी सी बात है। जिनके आरबीसी पर बी तरह का प्रोटीन है, उनका ब्लड ग्रुप हुआ बी। जिनके ए और बी दोनों मिल गए, उनका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। जिनके शरीर पर कुछ नहीं है या आरबीसी पर कुछ नहीं है, उनका ब्लड ग्रुप हो गया ओ। तो ए बी और ओ ऐसे ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। अब जब एंटीजन है, तो एंटीजन के साथ एक और चीज आती है, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी वो नहीं है जो शरीर को प्रतिरक्षा से बचाती है, ये रक्त की एंटीबॉडी है। तो हर ब्लड ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसकी एंटीबॉडी निर्मित होती है। जब जिनका ब्लड ग्रुप ए है, ध्यान रखिएगा, ब्लड ग्रुप को और एंटीजन को कैपिटल अक्षर से दर्शा रहे हैं, तो जिनका एंटीजन ए है, उनकी जो एंटीबॉडी होगी वो बी तरह की होगी, स्मॉल बी, यानी उल्टा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक मोहल्ले में दो दादा नहीं रह सकते हैं। अगर ए और ए हुए तो ये आपस में काट पीट डालेंगे, बी और बी हुए तो ये आपस में काट पीट डालेंगे। इसलिए सेम एक एरिया में दो दादा नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। तो जब बी तरह का एंटीजन है, तो वहां ए तरह की एंटीबॉडी पाई जाएगी। जहां ए एंड बी दोनों है, अब कौन सी एंटीबॉडी लाएं? अगर ए लाएंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, बी लाएंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। तो जब ओ तरह का जो ब्लड ग्रुप है, इसको जीवन में वैसे भी कुछ नहीं मिला है, तो इसको क्या किया, इसको दोनों ही तरह की एंटीबॉडी दे दी गई है। तो यहाँ ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी होती है, बी पर केवल ए तरह की एंटीबॉडी होती है, ए पर बी तरह की एंटीबॉडी होती है, तो ए एंड बी पर किसी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी का सीन ये है, इसी से ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। इसे ही एंटी बी नाम दे देते हैं, एंटी बी, क्योंकि ये एंटीबॉडी है। इसे एंटी ए नाम दे देते हैं, और इसे एंटी ए एंटी बी नाम देते हैं, एंटी ए एंटी बी। ये इनका नामकरण ऐसे कर दिया जाता है। तो समझ में आया कि आपको ब्लड ग्रुप कैसे नियंत्रित होता है, ब्लड ग्रुप ऐसे कंट्रोल करते हैं। अब क्या हुआ, चलिए प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। तो रक्त समूह की खोज ऐसे हुई थी, ए बी एंड ओ समूह की। अब इसी के साथ अपन एक चीज और देख लेते हैं, इससे और चीजें आगे क्लियर हो जाएगी। आरएस फैक्टर क्या होता है, आगे मैं ये दोनों टॉपिक बाद में बताऊंगा, लेकिन आरएस फैक्टर जानना बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, देखिए आरएस फैक्टर क्या होता है। अब अपने देखा कि ये आरबीसी थी, ठीक है। इसके पहले एक और चीज मैं जो बता रहा था आपको कि ये जो अपन एंटीबॉडी देखते हैं, ये बनती कहाँ है। तो जब एंटीजन जो बना था, इसे ब्लड ग्रुप डिसाइड हो रहा था लैंडस्ट्रॉम-विनर के द्वारा, और जो मैंने एंटीबॉडी बनाई थी, ये एंटीबॉडी बनती कहाँ है, तो जानना, ये जो प्लेटलेट्स हैं, क्या है, प्लेटलेट्स, इनके ऊपर एक प्रोटीन की संरचना होती है, इनको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो ये बनती है एंटीजन आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के ऊपर एक संरचना ऐसे, और ये बन जाती है प्लेटलेट्स के ऊपर एक संरचना, इसको एंटीबॉडी बोलते हैं। तो ये याद रखने में काफी इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं आरएस फैक्टर की बात कर रहा था। जी, बात चल रही थी आरएस फैक्टर। आरएस फैक्टर होता क्या है। तो अब जब लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की, और कुछ सालों बाद लैंडस्टीनर के साथ एक और वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, उनका नाम था वीनर। इन्होंने एक बंदर, जिसका नाम था रीसस बंदर, रीसस बंदर, इसकी आरबीसी पर एक अलग संरचना देखी। किसने कहा ये इसकी आरबीसी है, या एक प्रोटीन की संरचना तो है ही है,
ये एक प्रोटीन संरचना। इसके अलावा इन्होंने देखा कि यहाँ एक और प्रोटीन की संरचना निकली हुई है, तो उन्होंने बोला ये क्या है। अब जब एक प्रोटीन की संरचना ऑलरेडी थी तो दूसरी क्या है, ये तो जो उसका एंटीजन था जिससे उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड हो रहा था, ये जो रिसस बंदर के शरीर पर एंटीजन था इसको उन्होंने नाम दिया था रिसस के नाम पे RH, और इसी को बोलने लग गए RH फैक्टर। और ये किसी किसी जीव में पाई जाती है, किसी किसी जीव में ये प्रोटीन संरचना नहीं पाई जाती। तो जिन व्यक्तियों के शरीर में ये संरचना पाई जाती है उन्हें हम नाम देते हैं RH पॉजिटिव फैक्टर, RH पॉजिटिव। और जिनमें ये संरचना नहीं पाई जाती तो ये RH नेगेटिव संरचना कहा जाता है। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, जिनके शरीर में RBC पर एक संरचना उपस्थित है एक्स्ट्रा, उनको RH पॉजिटिव, तो नहीं उनको RH नेगेटिव कहा गया। RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का मतलब क्या है कि जब लैंगस्टर ने खोज की थी तब ब्लड ग्रुप 4 तरह के थे, A, B, AB और O। लेकिन आज अपन पढ़ते हैं कि A+, B+, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB+, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो वो कैसे आए, वो RH फैक्टर से ही आए। और लगभग लगभग इंडिया में जो अपन देखते हैं कि आंकड़ा में एक बार देख के बताता हूँ एग्जैक्ट जी, इंडिया में जो लगभग लगभग है कि 93% लोग, ध्यान रखिएगा 93% लोग RH पॉजिटिव हैं, यानी उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। और जो रिमाइंडर 7% है उनका RH नेगेटिव, यानी उनमें कोई भी ये दूसरा एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, तो उनमें RH नेगेटिव ब्लड पाया जाता है, यानी O-, A-, B-, AB- जैसे ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अतः इस खोज के बाद यानी RH फैक्टर की खोज के बाद ब्लड ग्रुप कितने तरह के हो गए, तो 8 तरह के। A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव तथा AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। तो 8 तरह के ब्लड ग्रुप अब पाए जाते हैं मेनली। ठीक है, तो ये RH फैक्टर ये काम आता है, और रिसर्च बंदर के नाम पे इसका नाम RH पड़ा था। ये जो टर्म लिखी है एग्लूटिनिन और आइसो इम्यूनाइजेशन, ये क्या होती है, तो ये जब मैंने जो टर्म बताई थी कि जब दो सेम तरह के एंटीजन और एंटीबॉडी ये जब मिलते हैं तो इनमें आपसी रिएक्शन हो जाता है, तथा ये व्यक्ति में जो एग्लूटिनेशन कर देते हैं यानी आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं और व्यक्ति की डेथ हो जाती है, यानी रक्त प्रवाह बंद कर देते हैं। अतः दो सेम एंटीजन और एंटीबॉडी मिलने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उनमें जो टर्म होती है उसको बोलते हैं एग्लूटिनाइजेशन हो जाता है, यानी वो चिपक जाते हैं दोनों ही तथा ब्लड का प्रवाह बंद हो जाता है तथा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए अपन ऊपर वाली स्लाइड पे ही चलते हैं वापस। रक्त समूह की बात चल रही थी, तो रक्त समूह आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे इसमें ही देखते हैं अपन आगे। तो अब जो अगला टॉपिक है वो बोल पड़ेंगे रक्तदान, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक सारणी बनाएंगे उससे फिक्स एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, उसको याद रख सकते हैं और मेमोराइज कर लेंगे कैसे याद रखनी है उस सारणी को, बहुत ही इजी है। तो चलिए सबसे पहले इजी वे में शुरुआत करते हैं। चलिए तो सबसे पहले अपन एक ब्लड ग्रुप लिख देंगे जो 4 तरह के होते हैं, A, B, AB और O। एक तरफ लिख देंगे किसे दे सकता है, किसे दे सकता है, बहुत ही इजी ट्रिक है। एक लिख लेंगे ले सकता है, तो किससे ले सकता है और किसको दे सकता है। चलिए ये सारणी बन जाएगी बहुत ही इजी वे में। अब देखिए जब कोई किसी को ब्लड देगा, ये अपने ब्लड ग्रुप हो गए, कोई ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, ए वाला उन्हीं को दे सकता है जिनमें ऑलरेडी ए हो, ए वाला उन्हीं को दे सकता है जिनमें ऑलरेडी ए हो। अगर ए वाला बी वाले को देगा तो ये लड़ाई कर जाएंगे, ए वाला ओ वाले को देगा तो उनमें लड़ाई हो जाएगी। तो ए वाला उनको दे सकता है जिनमें ऑलरेडी ए हो। कैसे, मैं ब्लड ग्रुप की बात कर रहा हूँ यानी एंटीजन की बात कर रहा हूँ, तो ए वाला किनको देगा जिनमें ऑलरेडी ए उपस्थित है, जैसे कि ए वाला ए को दे सकता है, भाई भाई को दे सकता है, और ए वाला ए बी को दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि इसमें ए है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ध्यान रखिए मैं एंटीजन की बात कर रहा हूँ,
और एग्लूटिनेशन बताया था वो एंटीजन और एंटीबॉडी का है, कि एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन एंटीजन एंटीजन एक जैसे हो सकते हैं। तो ए वाला ए और ए बी को दे देगा, इजी। जैसे बी वाला किसको देगा, तो जिसमें बी होगा तो ए बी वाला बी को दे देगा और ए बी को दे देगा। अब ए बी वाला किसको दे सकता है, तो ध्यान रखना, ए वाला उसको देगा जिसमें ए हो, बी वाला उसको देगा जिसमें बी हो, ए बी वाला उसको देगा जिसमें ए बी हो। तो ध्यान रखना, ए बी वाला केवल और केवल ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए में ए बी नहीं है, बी में ए बी नहीं है, ओ में ए बी नहीं है, तो ए बी वाला ए बी को दे सकता है। ओ वाला किसको दे सकता है भाई, तो सीधी सी बात है, जब ए वाला ए को दे रहा है, बी वाला बी को दे रहा है, ए बी वाला ए बी को दे रहा है, तो ओ वाला सबको दे देगा। ओ वाले में तो ऐसा कुछ खास गुण है ही नहीं, ओ वाला ओ को भी देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी दे देगा। ओ वाला सबको ही दे सकता है, क्योंकि ओ में अपना कोई स्पेशल गुण नहीं है, 0 गुण है, तो ये ओ ए बी सबको ही दे सकता है। चलिए, इससे ही अपन एक सारणी बना सकते हैं, किसे नहीं दे सकता, किसे नहीं दे सकता, तो वो ही इजी है। जब ए वाला उसको नहीं दे सकता जिसमें ए नहीं है, तो ये ओ को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता। बी वाला किसे नहीं दे सकता, तो ओ को नहीं दे सकता, ए को नहीं दे सकता। ए बी वाला किसको नहीं दे सकता, तो ए को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता, ओ को नहीं दे सकता। ओ वाला किसको नहीं दे सकता, तो सभी को दे सकता है, तो इसमें कोई नहीं, कोई नहीं, सबको दो भाई। तो ओ वाला क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर। ए बी वाला क्या करेगा, देखिए अब देखें, अब है कि किससे ले सकता है, तो ए वाला किससे ले सकता है ये अपन देखते हैं। अब ए वाला किससे लेगा, ए वाला उससे लेगा जिसमें ये विद्यमान हो। कैसे कि देखिए, ए वाला किससे लेगा, जो अपने रिवर्स मैकेनिज्म पढ़ा था उसी को देखते हैं अपन। ए वाला ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी वाला बी और ए बी को दे सकता है, ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है। तो इसी के थ्रू अपन देखते हैं कि ए किससे ले सकता है, तो ए से ले सकता है, ए वाला ए बी से नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने पढ़ा था ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए को दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ए बी में तो दोनों ही है। अतः ए वाला ए से ले सकता है, इसके साथ ही ओ से ले सकता है। ओ वाला सबको दे सकता है, तो ओ वाले ने ए को दिया, ए वाले ने ए को दिया। वैसे बी वाला किससे ले सकता है, तो बी वाला है तो बी से ही ले सकता है, ओ से तो सभी ले सकते हैं, ओ सबको ही दे सकता है, तो ओ वाला ले लेगा। ए बी वाला किससे ले सकता है, तो ए बी वाला ए से भी ले लेगा, क्योंकि इसमें एक गुण है, बी से भी ले लेगा, इसमें बी गुण है, तो ओ वाला सबको देगा, तो ओ दे ही सकता है। ओ किससे किससे ले सकता है, तो ओ वाला केवल केवल ओ से ले सकता है। ये दे सबको सकता है, लेकिन ले किसी से नहीं सकता। तो ओ वाला ओ को, ए को, बी को और ए बी को सबको दे सकता है, लेकिन ये ले केवल ओ से ही सकता है। और इसमें भी वैसे सारणी बनाए कि किससे नहीं ले सकता, किससे नहीं लेगा, तो वो अपन इसको देख के सारणी बना सकते हैं कि ये बी और ए बी से नहीं लेगा, ये ए और ए बी से नहीं लेगा, ये माफ करिएगा, ये ए बी से भी ले सकता है, क्योंकि ए बी का पूरा ही गुण है, तो ए बी ओ ए बी सबसे ही ले सकता है। तो ये ऐसा कोई नहीं है जिससे नहीं लेगा, ये सबसे ही लेगा। और ओ वाला ए बी और ए बी तीनों में से ही किसी से नहीं ले सकता है। तो ये पूरी सारणी है, ये इसका मेन जो बाउंड्री है वो है, और किससे ले सकता है किससे नहीं ले सकता ये अपन ने पूरा मेंशन कर दिया है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत इजी वे में याद रख सकते हैं। ये याद रखिएगा किसे दे सकते हैं, उन्हीं को दे सकते हैं जिनमें इनके सेम टू सेम गुण हो। यानी कि ए में, बी में और ए बी में ओ के गुण तो विद्यमान होते ही हैं और खुद के गुण भी विद्यमान होते हैं, इसलिए ओ इन सबको दे सकता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ये रखने वाली चीज है, एग्जाम में आता है, बहुत समझिए इसको और आंसर दे आइए इसका, ठीक है। तो इससे अपन को एक चीज दिख गई है, ए बी जो है वो सबसे ही ले सकता है और ओ जो है वो सबको ही दे सकता है। अतः अपन निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। किस निष्कर्ष पे? अपन निष्कर्ष पे पहुंचते हैं इस सारणी के बाद कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है तथा ए बी जो है वो यूनिवर्सल एडप्टर है, एडप्टर, यानी ये दाता है और ये ग्राही है। इसे रख सकते हैं कि इसने सब कुछ दान कर दिया, तो इसके बाद क्या बचा? कुछ नहीं बचा, इसलिए दाता है। और ये जो है भाई सबसे लेता ही जा रहा है, तो इसने ए से भी लिया, बी से भी लिया, ओ से भी लिया, तो ये सर्वग्राही हो गया। अब इसी के साथ अपन आर एच फैक्टर देखते हैं। आर एच फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है जो ब्लड ग्रुप में है, तो वो है ये है कि
उसको छोटा सा याद रख लीजिएगा, वो समझने में काम आया केवल, कि जो RH पॉजिटिव है और जो RH नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। RH पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप है, यानी O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव, ये केवल पॉजिटिव को ही दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये केवल पॉजिटिव को ही दे सकते हैं। और जो नेगेटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को दे सकते हैं, दोनों को दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं अब सबसे पहले, ए किसे दे सकता है, या मैं मानूं ए किसे दे सकता है, तो आपने पढ़ा था ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। अब मैं इसे 2 सवाल निकालता हूं कि ए प्लस किसको दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, प्लस वाला केवल प्लस वाले को ही देगा, माइनस वाला दोनों को ही दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, ए वाला किसको दे सकता है, ए एंड ए बी को, तो ए प्लस किसको देगा, ए प्लस एंड ए बी प्लस को ओनली, क्योंकि ए माइनस किसको दे देगा। कॉन्सेप्ट वही है, बस ये चेंज हो जाएगा, ए माइनस एंड ए बी माइनस, और साथ ही साथ इनको तो दे ही सकता है, तो ए प्लस एंड ए बी प्लस। देखिए नेगेटिव वाला नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को दे सकता है। पहले याद रखिए किस किस को दे सकता है, ऊपर वाली सारणी से, तो हमें पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही देगा, नेगेटिव वाला दोनों को ही दे देगा। तो इससे अपन एक और निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो ए बी प्लस और ओ माइनस, इनका अपन सोल्व करते हैं। देखिए फैक्ट है, याद रखना है, ए बी वाला किससे ले सकता था, ये अपन ने पढ़ा था। तो ए बी वाला ले सकता था ए से, बी से, ए बी से और ओ से, ठीक है। ए बी वाला इन सबसे ले सक रहा था। और मैं बताता हूं कि ए बी माइनस किससे ले सकता है, तो ए बी माइनस ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ठीक है। माफ करिए, ए बी प्लस को कौन कौन दे सकते हैं, तो ओ पॉजिटिव दे सकता है, ए पॉजिटिव दे सकता है, बी पॉजिटिव दे सकता है, ए बी पॉजिटिव दे सकता है। और कौन दे सकता है, तो प्लस वाले को ध्यान रखना, माइनस वाला दे सकता है, तो ओ माइनस भी दे सकता है, ए माइनस भी दे सकता है, बी माइनस भी दे सकता है और ए बी माइनस भी दे सकता है। यानी माइनस वाले प्लस वालों को दे ही सकते हैं, प्लस वाले को देंगे ही सही। अब यहाँ ओ माइनस का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। ओ किस चीज को दे सकता है, ये ले सकता है, ये ले सकता है, दे सकता है। ओ वाला ए को देता है, ओ को देता है, बी को देता है, ए बी सबको देता है ओ वाला। अब ओ माइनस किसको दे सकता है, तो मैंने पढ़ा है माइनस वाला सबको ही दे सकता है, तो माइनस वाला ए माइनस, बी माइनस, ओ माइनस, ए बी माइनस को देगा। माइनस वाला प्लस वाले को भी दे सकता है, तो ए प्लस, बी प्लस, ओ प्लस और ए बी प्लस सबको दे देगा। तो इसे 2 निष्कर्ष निकालते हैं कि जो ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव वो सर्वग्राही समूह है, सबसे ही रक्त ले सकता है। और ओ जो माइनस है वो सर्वदाता है, यानी ओ सर्वदाता था उसमें भी ओ माइनस सर्वदाता है, और ए बी सर्वग्राही था उसमें भी ए बी प्लस सर्वग्राही है। इसको याद रखने की ट्रिक है कि ओ ने सबको दिया इसलिए 0 रह गया, और भी देता जा रहा है इसलिए माइनस में चला गया। ए बी ने ट्रिक है कि ए बी ने सबसे लिया, ए से लिया, बी से लिया, और भी लेता जा रहा है इसलिए प्लस होता जा रहा है। ये ट्रिक है याद करने की कि ये सबसे लिया तो ए से भी लिया, बी से भी लिया, और लेता जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया, जबकि ओ ने सबको दिया तो 0 हो गया, और 0 के बाद भी देता जा रहा है तो ये माइनस में चला गया। बस ये याद रखिएगा, इस सारणी को याद रखिएगा, बहुत ही ईजी है, एग्जाम में आप जाते ही बना सकते हैं ये वाली सारणी। चलिए प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। रक्त समूह हो गया, रक्तदान हो गया। अब जो अपना लास्ट जो कॉन्सेप्ट लिखता है वो है रक्त समूह की वंशागति। ये मैं आपको समझा दूंगा। आरएस फैक्टर अपन पढ़ चुके हैं, आरएस फैक्टर कैसे आइसोइम्यूनेशन करता है, कैसे अलग अलग फैक्टर मिलते हैं तो वो कोगुलेटिंग करके डेथ हो जाती है। इसके बारे में अपन एक रोग भी पढ़ लेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले रोग के बारे में बता देता हूं कि वो रोग क्या है। चलिए इससे पहले अपन रक्त समूह की वंशागति देख लेते हैं। रक्त समूह की वंशागति बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा क्या होता है रक्त समूह की वंशागति। रक्त समूह की वंशागति का मतलब होता है अगर
लेट्स से मदर का ए है एंड फादर का बी है, तो बेटे में क्या होगा या बेटी जो भी है उसमें क्या होगा, इसका अगर ए बी है, इनका भी ए बी है, तो फिर क्या होगा, इनका अगर ओ है, इनका ए बी है, तो इनका क्या होगा, पुत्र का, पुत्री का, जो भी है। तो ये कैसे निकालते हैं, ये कभी 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं हल्का समझा देता हूँ, उस कैलकुलेशन से अपन सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे जीन टाइप, यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ जीन टाइप, तो हल्का फुल्का समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, कैसे क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ए ब्लड ग्रुप है, इसमें 2 तरह के जीन टाइप होते हैं, और जीन टाइप को हमेशा कंबाइन में लिखते हैं, कैसे, इसमें जीन टाइप को लिखते हैं अपन आई ए क्योंकि ये ए है, या फिर इसको लिख सकते हैं आई ए और आई ओ। मैंने बताया था ओ सबको दे सकता है, ओ फ्री है, मतलब ओ का मतलब 0, तो महत्व नहीं है, तो ओ लिख दिया। बी में जो जीन टाइप होता है उसमें होता है आई बी, क्योंकि बी बी मिलके बी बनाएगा, और या फिर बी और ओ मिलके बी बनाएगा। जब ए बी देखते हैं तो आई बी, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता, क्योंकि ए बी इन दोनों से ही मिलके बनेगा, और लास्ट में ओ, और वो मिलके बनता है आई ओ से मिलके। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। जीन टाइप क्या होते हैं, ए मिलके बनता है ए या फिर ए ओ से, बी मिलके बनता है बी या बी ओ से, ए बी बनता है ए आई बी से, और ओ मिलके बनता है आई बी से, आई ओ से। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कैसे बच्चे का जेंडर क्या होगा, या बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, जेंडर से माफ करिएगा, गलत शब्द किया है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। चलिए अपन लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि माता का है ए बी, पिता का भी है ए बी, और एक बात ध्यान रखिएगा, पिता का जो ब्लड ग्रुप होता है, या पिता का जो आर एच फैक्टर होता है, फादर का जो आर एच होता है, वो अमूमन बच्चे में डोमिनेंट होता है, अधिकतर केस में डोमिनेंट होता है। यानी फादर में अगर पॉजिटिव है तो बच्चे में पॉजिटिव आने के चांस रहते हैं, फादर में नेगेटिव है तो बच्चे में नेगेटिव आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब कैसे, अगर मदर में ए बी है, या पहले फादर में ए बी है और मदर में भी ए बी है, तो कैसे इसको लिख सकते हैं, तो आई बी को अपन लिख सकते हैं आई बी, मदर में लिख सकते हैं आई बी। अब जो 8वीं या 10वीं क्लास में अपन संकरण कराते थे, उस तरह संकरण करवाएंगे, कैसे, सबसे पहले आई को कराएंगे आई ए से, आई को कराएंगे आई बी से, आई बी को कराएंगे आई ए से, और आई बी को कराएंगे आई बी से, तो संकरण कराइए। जब आई ए और आई ए मिलेंगे तो क्या बनेगा, आई ए को कराएंगे आई बी से तो क्या मिलेगा, आई बी को आई ए से कराएंगे तो क्या मिलेगा, आई बी, और आई बी को आई बी से करेंगे तो क्या मिलेगा, आई बी। ठीक है, आई बी और आई बी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ए ब्लड ग्रुप। आई बी का मतलब क्या होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, इसका मतलब भी ए बी ब्लड ग्रुप, और आई बी का मतलब बी ब्लड ग्रुप। यानी बच्चे में जो संभावना है वो संभावना कुछ इस तरह से है कि 50% चांस है बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, 25% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा, और 25% चांस है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी होगा। यानी अगर दोनों का ही ए बी है तो 3 चांस रहते हैं, बच्चे का ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ध्यान रखिएगा ओ कभी नहीं होगा, क्योंकि ओ अपने इक्वेशन में निकला ही नहीं। यही सवाल बनता है कि कैसे ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ लेंगे जब ए बी और ए बी है तो कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन अगर ओ आए तो उसको काटना है, ए बी और ए बी को रखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आ सकता है किसी एग्जाम में। चलिए अपन देखते हैं, लेट्स से फॉर ए मदर का है या ओ फादर का है, एक केस तो ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आई ए का कोड मैंने क्या बताया था, आई ए एक कोड होता है जीन का, या आई ओ होता है। अगर एग्जाम में दिया हो तो ठीक, नहीं तो इन दोनों से ही सोल्व करना पड़ेगा। और आई ओ का कोड होता है आई ओ, ये जीन टाइप है इनके। अब एक बार आई ए लेके इसके साथ सोल्व करेंगे, एक बार आई ओ लेके इनके साथ सोल्व करेंगे, कैसे, तो देखिए सबसे पहला केस आई ए लेके, और यहाँ क्या है आई ओ, और दूसरा केस क्या आएगा आई ओ, इसका संकलन करवाएंगे आई ओ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जब ये यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा आई ओ यानी ए, ये यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा आई ओ यानी ए, ये भी यही बनेगा तो ए, ये भी यही बनेगा तो ए। यानी यहाँ तो 100% चांस है कि ए ब्लड ग्रुप होगा।
यहाँ IAIO का मतलब ए, IAIO का मतलब ए, लेकिन IOIO का मतलब ओ, और IOIO का मतलब ओ। यानी यहाँ क्या क्या चांस है, तो 50% चांस है कि ए होगा, 50% चांस है कि ओ होगा। यानी इस केस में अगर कुछ नहीं दिया हो एग्जाम में तो दोनों मेथड से सोल्व करेंगे, तो था इसका आंसर क्या आएगा कि अगर एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है, और इनका अगर संकरण होता है तो संभावना रहती है या तो ए ही होगा या ओ ही होगा, बी और ए बी कभी नहीं होगा। बहुत ही इजी मेथड है निकालने का, ऐसे अलग अलग निकाल सकते हैं अपन। एक लास्ट एग्जांपल से देख लेते हैं कि एक का ब्लड ग्रुप बी है, एक का ए बी है। थोड़ा टफ है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। एक का बी है और एक का ए बी है। बी का कोड क्या होता है, तो आई बी, या जो मैंने दूसरा कोड बताया था आई ओ, और इसका जो कोड होता है वो है आई बी। इनका एक ही कोड होता है, इसके दो कोड होते हैं। अगर एग्जाम में दिया हो तो अच्छा, ग्रीन टाइप, नहीं दिया हो तो दोनों से ही सोल्व होगा। कैसे, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ। तो कैसे, आई बी आई बी, ठीक है। एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, तो आई ओ और आई बी। अब देखिए, संकलन करवाइए। आई बी मिलकर क्या बनेगा, ए बी। आई बी मिलकर क्या बनेगा, बी। आई ए मिलकर क्या बनेगा, ए बी। और आई बी मिलकर क्या बनेगा, बी। यानी इसमें 50-50 संभावना है कि बी और ए बी होगा। अगर ये वाला केस देते हैं एग्जाम में तो 50-50 चांस है कि बी और ए बी होगा, ए और ओ नहीं हो सकता। इसमें क्या संभावना है, तो आई ए मिलेगा तो ए बी, बी मिलेगा तो बी, ओ ए मिलेगा तो ए, और ओ बी मिलेगा तो बी। इसमें तो देखिए संभावना कितनी है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकते हैं। यानी 25% चांस तो किसके हैं, ए बी और ए के, और 50% चांस है बी के। अगर ये केस दिया हो एग्जाम में तो 50-50 चांस है, ये दिया हो तो तीनों चांस है। मतलब अगर ओवरऑल देखें तो अगर एक का बी है, एक का ए बी है, और इनका संकरण करवाया है, तो तीन ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, ए बी एंड ए बी। ओ कभी नहीं बनेगा। बस यही बात है, यही ट्रिक है, यही मैथमेटिकल फॉर्म है, यही सोल्व करते हैं और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए अपन चलते हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड पे। समझ में आया होगा, होप सो। लास्ट जो अपना टॉपिक बचता है, रक्त समूह की वंशागति हो चुकी है, आर एस फैक्टर पूरा बताया जा चुका है, रीसन बंदर, आर एस फैक्टर, एग्लूटिनेशन सब बताया जा चुका है। एक जो छोटा सा टॉपिक बचता है, एक जो रोग का नाम है वो आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ सकते हैं क्या होता है। इसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलस। जी ये क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस, एक रोग का नाम है। कैसे होता है, तो अपने तीन चार रोग पढ़े हैं, एक ये नया रोग है। देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो मेल का जो आर एस फैक्टर है वो डोमिनेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मेल में माइनस है, फीमेल में पॉजिटिव है, मेल में पॉजिटिव है, फीमेल में पॉजिटिव है, मेल में नेगेटिव है, फीमेल में नेगेटिव है, और मेल में पॉजिटिव है, फीमेल में नेगेटिव है, चार केस बन सकते हैं। अब देखिए चार केस में जो पहले के तीन केस हैं, इनमें अगर चाइल्ड का देखें तो प्रोमिनेंट चांस है माइनस होने के, आर एस फैक्टर पॉजिटिव होने के, क्योंकि मेल का पॉजिटिव है, मेल का नेगेटिव है तो नेगेटिव होने के। तीन आपको समझ में आया होगा। और चौथे में डोमिनेंट केस है पॉजिटिव होने का। थोड़ा साइंटिफिक है, अच्छे से समझिएगा। पहले केस में नेगेटिव होने के चांस है, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब पहले तीन जो केस हैं ये बहुत नॉर्मल केस है, इनमें नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती बच्चे में, ना कोई ब्लड ग्रुप में दिक्कत है, ना आराम से इनकी होती है। लेकिन जो चौथा जो ब्लड ग्रुप है, इसके साथ एक स्पेसिफिक केस जुड़ा हुआ है। ये मैंने जब पढ़ाया था उसके बारे में बताता हूँ कैसे। तो जब पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और माता का नेगेटिव होता है तो बच्चे का पॉजिटिव होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसे जो फर्स्ट बेबी है उसका तो जन्म सेफ होता है, लेकिन जो सेकंड बेबी है उसकी डेथ होने के चांस रहते हैं। ये क्यों होता है, समझिएगा इस फैक्टर को। अगर पिता का पॉजिटिव और माता का नेगेटिव है तो फर्स्ट बच्चा सेफ होता है, सेकंड की डेथ होने के चांस होते हैं। इसी रोग को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलस। और ये क्यों होता है, हल्का सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए होता क्या है, पिता में आर एच पॉजिटिव फैक्टर है,
माता में RH नेगेटिव फैक्टर है, अर्थात इसका सेंस है कि RBC पर ये जो RH वाली संरचना है ये पिता में तो है, प्रोटीन के साथ एक और संरचना, माता में नहीं है, तो पॉजिटिव संरचना और माता में नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, RH एंटीजन तो मैंने आपको बताया था, RH एंटीजन, ठीक है, और ध्यान रखना, एक जब एंटीजन है तो एंटीबॉडी बनती है, हर एंटीजन के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनती है, जैसे कि ए बी में भी अपन एंटीबॉडी देखी थी, वैसे ही RH एंटीजन है तो RH एंटीबॉडी बनेगी, वहां पक्का है। अब RH एंटीबॉडी जनरली बॉडी में एब्सेंट होती है, नेचुरली तो एब्सेंट होती है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। अगर किसी पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले में पॉजिटिव आ गया तो वहां एंटीबॉडी बनना संभव है। देखिए अब कैसे क्या होता है यहाँ पे। जनरली किसी बॉडी में RH एंटीबॉडी होती है और RH मैंने बताया 93% पॉजिटिव होते हैं, 7% नेगेटिव होते हैं, लेकिन जो RH एंटीबॉडी है वो किसी में नहीं पाई जाती है। RH एंटीजन देख लिया, RH एंटीबॉडी देख ली, लेकिन RH एंटीबॉडी मैं कह रहा हूँ बनाई जा सकती है। कैसे बनती है देखिए, अब अगर पॉजिटिव है बच्चे के, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होने के चांस ज्यादा है, यानी बच्चा RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि पिता का जो जीन है वो उसमें डोमिनेंट होता है। अब जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में है, बच्चे में RH पॉजिटिव एंटीजन, मदर में RH नेगेटिव एंटीजन, यानी मदर में कोई एंटी जो संरचना है वो एब्सेंट है, लेकिन बेटे में है। अब क्या होता है, माता और पुत्र में ब्लड का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, माता और ब्लड में, माता और बच्चे में ब्लड का एक्सचेंज हुआ, जब बच्चे की डिलीवरी हो गई तब ये क्या करता है, कुछ जो रक्त है ऑब्वियसली बात है माता के रक्त में रह जाता है। माता का रक्त RH नेगेटिव था, बच्चे का RH पॉजिटिव था। अब जब नेगेटिव था मतलब इनमें कोई संरचना थी नहीं, बच्चा अपना छोड़ गया यहाँ RH पॉजिटिव ये फैक्टर, तो अब क्या होता है, जो माता होती है उसमें इस RH प्लस के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनने लग जाती है। माता में इस RH प्लस के खिलाफ इस RH प्लस के खिलाफ एक एंटीबॉडी बनने लग जाती है। अब इस एंटीबॉडी से क्या होता है, पहला बच्चा तो सेफ हो जाता है, वो निकल गया, लेकिन एंटीबॉडी माता में बन गई। अब जब दूसरा बच्चा माता की कोख में आता है और बच्चे का RH पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है पिता वही है माता वही है, तो RH पॉजिटिव हुआ बच्चे का भी। लेकिन माता में भी क्या है, RH नेगेटिव तो ब्लड है, लेकिन RH पॉजिटिव की एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, RH पॉजिटिव की थोड़ी बहुत एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। अब मैंने बताया था एग्लूटिनाइजेशन, ये क्या होता है कि जब सिमिलर मिलते हैं तो दोनों चिपक जाते हैं और ब्लड का प्रवाह नहीं होने देते। ऐसे ही होता है कि जब ये RH पॉजिटिव माता का एंटीबॉडी इस बच्चे की RH पॉजिटिव से टकराता है तो इन दोनों में एग्लूटिनेशन हो जाता है, इसको आइसो इम्यूनेशन बोलते हैं, और ये जो बच्चा है इसमें ब्लड का प्रवाह नहीं हो पाता, अतः दूसरे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। और ऐसे बच्चे को अपन बोलते हैं रिसस शिशु। क्या बोलते हैं, रिसस शिशु। ठीक है, तो इस रोग का नाम याद रखिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग है। माता का नेगेटिव और पिता का पॉजिटिव होने पर ये रोग होता है, पहला बच्चा सेफ होता है, दूसरे बच्चे की मृत्यु होने की संभावना रहती है। लेकिन मृत्यु कैसे रोका जाता है तो ध्यान रखिएगा, अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो एक इसे बोलते हैं एंटी डी का इंजेक्शन अगर डिलीवरी के फर्स्ट बच्चे की डिलीवरी के 72 घंटे यानी 3 दिन में लगा दिया जाए, या इसी को एंटी-डी को बोलते हैं रोहगम प्रतिरक्षी। अगर इसका इंजेक्शन लगा दिया जाता है माता में तो ये जो RH एंटीबॉडी बन रही होती है माता में, ये वाली जो बच्चा छोड़ के गया ये समाप्त हो जाती है तथा अगला बच्चा फिर से ही सेफ होता है। अतः ऐसे कपल्स में पहले ही ब्लड ग्रुप पहचान लिया जाता है तथा टाइम से ही एंटी-डी का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए, अर्थात कैजुअलिटी होती है और दूसरा बच्चे की डेथ हो सकती है। तो दोस्तों लगभग अपन ने पूरा ये कंप्लीट कर लिया है, ये 5-6 स्लाइड में पूरा ही था, मैंने पूरी डिटेल में इसको कवर करवाया है। पेज 1 से लेकर 7-8 पेज थे इसमें अपन ने मेन पढ़ा था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से शुरू करके हम जी अब हमने क्या क्या पढ़ा है, तो रक्त समूह हमने आज कंप्लीट किया है,
रक्त के पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों कंप्लीट किया है। रक्त कैसे बनता है, रक्त के क्या कार्य है, रक्त का थक्का कैसे बनता है, इसके अलावा रक्त के कार्य, हीमोग्लोबिन के कार्य मेन अपन ने देखे हैं। आगे रक्तदान कैसे होता है, रक्त समूह क्या होते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटस रोग क्या है, जो ब्लड ग्रुप है उसको डिसाइड कैसे करते हैं, ये सब अपन ने देखा है। छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बनते हैं वो अपन ने देखे हैं इसमें से। प्री और मेंस के हिसाब से क्या क्या डिवीजन है वो देखा है। 3-4 रोग देखे हैं, जिसमें ओडेमा रोग, एनीमिया रोग, हीमोफीलिया रोग, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलस रोग देखा है। मतलब अपन ने जो 1 या 1.5 घंटे क्लास हुई है इसमें मोटा मोटा लगभग रक्त समूह का ऐसा कवर किया है जो प्री और मेंस दोनों में कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। और ये जो रक्त समूह है ये पूरा डिटेल में यहाँ कवर किया हुआ है।